वेलकम दोस्तों। आज हम करेंगे जीके जीएस के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न जो आपके आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगी। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के महासचिव बने हैं? तो विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के महासचिव हैं इमानुअल सोबेरेन। कौन है दोस्तों? इमानुअल सोबेरेन है विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के महासचिव। मेरे प्यारे दोस्तों देखो, एलिजाबेथ बोर्न जो है ये फ्रांस की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। और नवाब सलाम दोस्तों कौन है? तो याद रखना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अध्यक्ष जो हैं वो नवाब सलाम हैं। दोस्तों पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? अवनी चतुर्वेदी बनी है। नौसेना की पहली महिला पायलट कौन बनी? शिवांगी सिंह बनी। पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट कौन बनी? भावना कांत। वायुसेना कमांडर लड़ाकू इकाई की पहली महिला दोस्तों कौन बनी है? तो शालिजा धामी बनी है। वायु कमांडर लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? शालिजा धामी। पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो कर्नल गीता राणा। देश की पहली वंदे भारत ट्रेन ड्राइवर कौन बनी? सुरेखा यादव। जम्मू एंड कश्मीर की पहली महिला बस चालक बनी हैं पूजा देवी। सियाचिन युद्ध क्षेत्र में तैनात प्रथम महिला कौन है? तो शिवा चौहान है। पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर कौन है? एम वीरालक्ष्मी। दोस्तों कौन है? एम वीरालक्ष्मी। भारतीय सेना की पहली महिला जज कौन है? तो ज्योति शर्मा हैं भारतीय सेना की पहली महिला जज। मेरे प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। दोस्तों निम्नलिखित कथनों को देखिए, सही से अध्ययन करें और उसमें से दोस्तों सही कथन का आपको चयन करना है। तो दोस्तों पहला आपका है, माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 4 जुलाई 1975 को हुई थी। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 4 अप्रैल को हुई थी। जहां पर जुलाई है वहां पर क्या पुट करोगे आप? अप्रैल। तो दोस्तों पहला विकल्प जो आपका है वो गलत है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? सत्या नडेला। दोस्तों सही है। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना जो की गई थी वो बिल गेट्स और पॉल एलन के द्वारा की गई थी और वर्तमान में इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो सत्या नडेला हैं। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं बिल गेट्स, और बिल गेट्स की आत्मकथा जो अभी आई है वो सोर्स कोड माई बिगनिंग्स जो है ये बिल गेट्स की आत्मकथा है। दोस्तों तो 2 और 3 दोस्तों दोनों सही है। दोस्तों देखो, अब माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। दोस्तों न्यूयॉर्क में जो है ना वो यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है, यूएन का हेडक्वार्टर है। माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर जो है ये वॉशिंगटन में है। वॉशिंगटन में माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर है, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का हेडक्वार्टर है। तो दोस्तों आपका 1 और 4 विकल्प जो है ये गलत है और 2 और 3 सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 2 और 3 दोनों सत्य। दोस्तों देखो, माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में है। माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन एंड सीईओ सत्या नडेला हैं और माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना जो हुई थी वो 4 अप्रैल 1975 को हुई थी। दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में गलत विकल्प का चयन करें। दोस्तों निम्नलिखित में आपको गलत विकल्प का चयन करना है। दोस्तों पहला आपका ऑप्शन है कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अर्थात सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। दोस्तों पहला विकल्प सही है कि सेबी की स्थापना जो हुई थी वो 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। और सेबी का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। दोस्तों सेबी का मुख्यालय जो आपका है वो नई दिल्ली में नहीं है बल्कि मुंबई में है। कहाँ पर है दोस्तों सेबी का हेडक्वार्टर? तो मुंबई में। तो ऑप्शन बी दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। वैसे दोस्तों हम आगे भी देख लेते हैं। सेबी के अध्यक्ष है माधवीपुरी बुच्च दोस्तों, और उपयुक्त विकल्प सभी सत्य। तो दोस्तों याद रखो, 1 और सी सही है, बी जो है वो गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों बी नंबर वाला गलत है, क्योंकि सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो दोस्तों मुंबई में है। दोस्तों देखो, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई और इसके चेयरमैन है माधवीपुरी बुच्च। दोस्तों निम्नलिखित में गलत विकल्प का चयन करें। महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ में कहाँ? दोस्तों तो महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था कुंभलगढ़ में 9 मई 1540 को। महाराणा प्रताप के पिता का नाम उदय सिंह द्वितीय था और हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों अकबर और महाराणा प्रताप के बीच 1576 में हुआ था। ये तीनों विकल्प दोस्तों क्या है? सत्य है। तो दोस्तों उपयुक्त सभी विकल्प सत्य हैं, गलत एक भी नहीं है। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी।
पांचवा दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में गलत विकल्प का चयन करें। देखो दोस्तों, वायुसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी? तो मैंने तुरंत अभी बताया आपको कि वायुसेना की पहली महिला फाइटर पायलट जो बनी है वो कौन बनी है? तो अवनी चतुर्वेदी बनी है। देश की पहली वंदे भारत ड्राइवर कौन बनी? वंदे भारत ट्रेन ड्राइवर तो सुरेखा यादव दोस्तों बनी। यहाँ पर क्या टाइप है दोस्तों? सुरेखा चौहान। तो बी नंबर वाला दोस्तों जो है वो क्या है? गलत है। दोस्तों सी नंबर भी जान लेते हैं। जम्मू एंड कश्मीर की पहली महिला बस चालक कौन है? पूजा देवी है। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी देख लो, भारतीय सेना, सेवा यहाँ टाइपिंग मिस्टेक दोस्तों है। भारतीय सेना की पहली महिला अध्यक्ष जो है, भारतीय सेना की पहली महिला जज दोस्तों कौन है? तो जज कौन है? पहली महिला जज है ज्योति शर्मा। भारतीय सेना की पहली महिला जज दोस्तों, जज कौन है? तो ज्योति शर्मा है मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति सालोस चिलीमा का विमान दुर्घटना में निधन हुआ है? तो दोस्तों मलावी के उपराष्ट्रपति थे सालोस चिलेमा, जिनका अभी हाल ही में विमान दुर्घटना में क्या हुआ है? तो विमान दुर्घटना में निधन हो गया है मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों देखो, चिकनगामा पर्वत श्रृंखला में विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था और राष्ट्रपति जो दोस्तों मलावी के हैं वो कौन है? तो लजरस चकवेरा ने मंगलवार को राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया था। दोस्तों मलावी की राजधानी क्या है? तो लिलोगवे है। क्या है? लिलोगवे। और करेंसी क्या है? मलावी की मुद्रा क्या है? तो मलावियन क्वाचा है मलावी की मुद्रा दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में गलत विकल्प का चयन करें। दोस्तों निम्नलिखित में गलत विकल्प का चयन करना है। देखो अब वाद्य यंत्र दोस्तों देखो, वाद्य यंत्र वाले व्यक्ति का नाम दिया गया है कि कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सादिक अली खां का संबंध रुद्र वीणा से दोस्तों है। दोस्तों रुद्र वीणा से दोस्तों सादिक अली खां का और असद अली खां का संबंध है। ठाकुर भिक्कम सिंह दोस्तों, ठाकुर भिक्कम सिंह का संबंध मृदंग से है। मृदंग से दोस्तों टीवी गोपाल कृष्णन का भी संबंध मृदंग से ही है। उस्ताद बिंदु खां का संबंध किससे है? तो सारंगी से दोस्तों है। और भजन सोपरी का संबंध दोस्तों किससे है? तो भजन सोपरी का संबंध संतूर से है। यहाँ क्या लिखा हुआ दोस्तों? वायलिन दोस्तों, वायलिन से दोस्तों टी.एन. कृष्णन का संबंध है। संगीता राजन का संबंध है। विष्णु गोविंद जोग का संबंध जो है ये वायलिन से है। जबकि भजन सोपरी का संबंध दोस्तों किससे है? तो भजन सोपरी का संबंध दोस्तों संतूर से दोस्तों, भजन सोपरी का संबंध दोस्तों किससे है? संतूर से है। और शिव कुमार शर्मा का भी संबंध दोस्तों संतूर से है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी में दोस्तों भजन सोपरी का संबंध किससे है? संतूर से। मेरे प्यारे दोस्तों देखो, शहनाई से दोस्तों बिस्मिल्लाह खां, दयाशंकर जगन्नाथ, अली अहमद हुसैन खां का संबंध है संतूर से। भजन सोपरी शिव कुमार शर्मा का संबंध है। वायलिन से एन राजन का संबंध, विष्णु गोविंद जोग का संबंध, एल सुब्रमण्यम का संबंध, डॉक्टर संगीता राजन का संबंध, कुन कौरी बैद्यनाथ का संबंध, टी.एन. कृष्णन का संबंध जो है वो वायलिन से है। एस बालचंद्रन, बदरुद्दीन डांगर, कल्याण कृष्ण भागवतार और बी दरोस्वामी अयंगर का संबंध जो दोस्तों है वो बीना से है। उस्ताद सादिक अली खां का संबंध रुद्र बीना से है। असद अली खां का संबंध दोस्तों रुद्र बीना से है। ठाकुर भिक्कम सिंह, पालधार रघु, डॉक्टर जगदीश सिंह और टी.वी. गोपाल कृष्णन का संबंध किससे है? तो मृदंग से है। उस्ताद बिंदु खां का संबंध किससे है? तो सारंगी से है। उस्ताद बिंदु खां का संबंध मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन में सही विकल्प का चयन करें। दोस्तों जो नीचे दिए गए आपके कूट है उस कूट में सही कूट का आपको चयन करना है। तो दोस्तों देखो, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 दोस्तों, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में प्रथम स्थान पर जो है वो कौन है? तो प्रथम स्थान पर दोस्तों आयरलैंड है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में प्रथम स्थान पर कौन है मेरे प्यारे लाल एवं लालियो? तो क्या बोलोगे आप? आइसलैंड दोस्तों है। यानी कि जो पहला विकल्प मेरे लाल एवं लालियो है वो क्या है? तो सत्य है दोस्तों अब देखो दूसरा विकल्प दोस्तों क्या है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में नॉर्वे प्रथम स्थान पर है। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? 159 है। तो दोस्तों एक भी सही है, दो भी सही है और तीन भी सही है। अब चौथा देखते हैं, विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 में प्रथम स्थान पर कौन है? तो डेनमार्क है। दोस्तों याद रखना, विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 में प्रथम स्थान पर फिनलैंड है। और दोस्तों डेनमार्क जो है वो 60 वर्ष और उससे अधिक आयु वाले लोगों की सूची में सबसे खुशहाल देश है। तो चौथा विकल्प दोस्तों आपका गलत है। तो 1,
1, 2 और 3 सही है। इसका आंसर हो जाएगा ए। तो दोस्तों ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में प्रथम स्थान पर कौन है? तो आइसलैंड है दोस्तों। भारत का स्थान क्या है इसमें? तो 129 है। दोस्तों विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में नॉर्वे प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान क्या है? 159। और विश्व खुशहाली सूचकांक में दोस्तों प्रथम स्थान पर कौन है? तो याद रखना फिनलैंड है। और भारत दोस्तों इसमें 126वें स्थान पर आएगा। भारत दोस्तों किस स्थान पर है? तो 126वें स्थान पर है मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों अगला प्रश्न है, नेहरू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों नेहरू ट्रॉफी का संबंध जो है वो हॉकी से है। किससे है नेहरू ट्रॉफी का संबंध मेरे दोस्तों? तो क्या बोलोगे आप? हॉकी से है नेहरू ट्रॉफी का संबंध। किससे है दोस्तों? हॉकी से। अच्छा, हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं जरा ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। देखो, शिवाजी स्टेडियम हॉकी से संबंधित दिल्ली में है। कलिंग स्टेडियम कहाँ है दोस्तों? तो भुवनेश्वर में है कलिंग स्टेडियम। दोस्तों सिरालू हॉकी स्टेडियम कहाँ है? तो शिमला में। और शिमला में ही दोस्तों आलू अनुसंधान संस्थान भी है। ली वैली हॉकी स्टेडियम लंदन में, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम दिल्ली में, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम रायपुर में। और दोस्तों भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल जो है वो हॉकी है। हॉकी में मिलता है बैटन कप, रंगा स्वामी कप, आगा खां कप, बेगम रसूल ट्रॉफी, महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, गुरु नानक चैंपियनशिप, ध्यानचंद ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, सिंधिया गोल्ड कप, मुरुगप्पा गोल्ड कप, वेलिंगटन कप और इंदिरा गांधी गोल्ड कप का संबंध किस खेल से है? तो क्या बोलोगे आप? हॉकी से है मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस राज्य का सियांग घाटी जैव विविधता केंद्र के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों इस सियांग घाटी से ही नीले रंग की चींटी की प्रजाति मिली है, इसलिए दोस्तों यह सियांग घाटी जो है चर्चे में है। तो सियांग घाटी दोस्तों जैव विविधता केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। तो ये कहाँ पर है, किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों है। और अरुणाचल प्रदेश का प्राचीन नाम था नेपा। अरुणाचल प्रदेश में ही सबसे पहले सूर्योदय होता है दोस्तों, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश ही है भारत का। अब देखो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है दोस्तों? तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर हैं कैवल्य त्रिविक्रम नाइक। यहाँ पे राज्यसभा 1 है और लोकसभा 2 है। असम दोस्तों, असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। असम के राज्यपाल कौन है? गुलाब चंद्र कटारिया। और असम में राज्यसभा सीट 7 है, लोकसभा सीट 14 है। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? कोनार्ड संगमा। मेघालय के राज्यपाल कौन है? फागू चौहान। और मेघालय में राज्यसभा 1 है और लोकसभा कितना है? तो 2 है मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों देखो यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर लोकसभा कर लेना दोस्तों। यहाँ पर क्या कर, लोकसभा, राज्यसभा 7 और लोकसभा 14। राज्यसभा 1 और लोकसभा 2 मेरे प्यारे दोस्तों हाल ही में भारतीय नौसेना ने जीमैक्स सैन्य अभ्यास 2024 में भाग लेने के लिए किस जहाज को जापान के योकोसुका में भेजा है? तो दोस्तों याद रखना, भारतीय नौसेना ने आईएनएस शिवालिक को भेजा है जापान के योकोसुका में। जीमैक्स सैन्य अभ्यास जो होता है ये भारत और जापान के बीच होता है। धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास भी भारत और जापान के बीच ही होता है। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? जापानी येन। जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? फोमियो किशिदा। जापान के संसद का नाम क्या है? डाइट। जापान का राष्ट्रीय चिन्ह है गुलदाउदी। और जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो जूडो है मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में गलत विकल्प का चयन करें। नैनी ब्रिज उत्तर प्रदेश में यमुना रिवर के किनारे, यमुना नदी पर स्थित दोस्तों है। नैनी ब्रिज किस रिवर पर है? यमुना रिवर पर है और यह उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के हिल्सा शहर का नाम पर मंगल ग्रह के क्रेटर का नाम रखा गया है। दोस्तों ये सही है कि हिल्सा शहर के नाम पर मंगल ग्रह के क्रेटर का नाम रखा गया है, लेकिन जो ये हिल्सा शहर है बिहार में है। कहाँ पर है? तो बिहार में। तो गलत विकल्प आपका बी हो जाएगा इसका आंसर राइट दोस्तों। तो 12 का क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर आपका बी हो जाएगा। देखो उत्तर प्रदेश के मुरसन शहर के नाम पर दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुरसन शहर के नाम पर मंगल ग्रह के क्रेटर का नाम रखा गया है, मुरसन क्रेटर, याद रखना। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को मिलान कीजिए दोस्तों। आपको चुनना है कि कनाडा के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कौन है दोस्तों। तो कनाडा के राष्ट्रपति जो है वो कौन है? तो याद रखना कनाडा के राष्ट्रपति हैं जॉर्जिया मेलोनी। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? सॉरी दोस्तों, इटली के राष्ट्रपति हैं जॉर्जिया मेलोनी। कनाडा के दोस्तों प्रधानमंत्री कौन है? तो जस्टिन ट्रूडो है। कौन है? जस्टिन ट्रूडो। तो दोस्तों एक का क्या हो रहा है? सी हो रहा है। देखो सी बी में भी है और सी दोस्तों डी में भी है। इटली के राष्ट्रपति कौन है? जॉर्जिया मेलोनी।
केन्या के दोस्तों कौन है? केन्या के दोस्तों, केन्या याद रखना, केन्या के राष्ट्रपति कौन है? तो केन्या के राष्ट्रपति याद रखना दोस्तों विलियम रूट हैं केन्या के राष्ट्रपति। केन्या के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? तो विलियम रूटो केन्या के राष्ट्रपति हैं। 3 का हो जाएगा डी दोस्तों। 3 का क्या, डी यहाँ दोस्तों है और यहाँ पर क्या हो गया, ए हो गया। तो दोस्तों ये डी नंबर जो है वो गलत है। अब देखो फिनलैंड के दोस्तों राष्ट्रपति कौन है? फिनलैंड के प्रधानमंत्री, फिनलैंड के प्रधानमंत्री जो हैं वो पेटरी ओपरे हैं। तो फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। कनाडा के राष्ट्रपति दोस्तों कौन? कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है? जस्टिन ट्रूडो। इटली के राष्ट्रपति कौन है? जॉर्जिया मेलोनी। केन्या के राष्ट्रपति कौन है? विलियम रूटो। और फिनलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? तो पेटरी ओपरे हैं फिनलैंड के प्रधानमंत्री दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। 1 का है सी दोस्तों, 1 का क्या है सी, 2 का क्या है दोस्तों? 2 का है बी, 3 का क्या है आपका? तो डी है 3 का, और 4 का क्या है? तो ए है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी दोस्तों। दोस्तों देखो कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है? जस्टिन ट्रूडो। जापान के प्रधानमंत्री कौन है? फोमियो किशिदा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक। इटली के प्रधानमंत्री कौन है? जॉर्जिया मेलोनी। भूटान के प्रधानमंत्री कौन है? सेरिंग टोगबे। नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? पुष्पकमल दहल प्रचंड। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम हैं। फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटरी ओपरे हैं। स्पेन के प्रधानमंत्री कौन है? पेड्रो सांचेज। फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति कौन है? जेवियर माइली। केन्या के राष्ट्रपति कौन है? विलियम रूटो। जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति कौन है? एमरसन मानागोवा। मालदीव के राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद मुइजू। जर्मनी के चांसलर कौन है? ओलाफ स्कोच। और चीन के राष्ट्रपति कौन है? तो सी जिनपिंग है। स्मृति वन स्मारक संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? तो स्मृति वन स्मारक संग्रहालय जो आपका है ये गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है स्मृति वन स्मारक संग्रहालय मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखो गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। गुजरात में राज्यसभा क्या है? 11। लोकसभा कितना है? 26। काकरापारा परियोजना गुजरात में ताप्ती नदी पर है और उकाई परियोजना गुजरात में ताप्ती नदी पर ही है। पोरबंदर लेक वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो गुजरात में है पोरबंदर लेक वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है तमरंगा झील किस राज्य में है? तमरंगा झील किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों देखो पहले इसको देख लेते हैं। ये प्रमुख नेशनल पार्क उसी राज्य के हैं। मानस राष्ट्रीय उद्यान, नमेरी राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान जिसका नया नाम हो गया है अब औरंग राष्ट्रीय उद्यान। चक्रशिला वन्यजीव अभ्यारण्य, नामबोर वन्यजीव अभ्यारण्य, देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, पोबा वन्यजीव अभ्यारण्य, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सिंग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है मेरे प्यारे दोस्तों। ये आप बता दो अब ऑप्शन दोस्तों 15 का क्या आंसर होगा। दोस्तों इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको कि ये सारे नेशनल पार्क और तमरंगा झील किस राज्य में स्थित है। इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे दोस्तों। देखो प्रमुख झील पेम्बांड झील केरल में है, अष्टमुदी झील केरल में, पेरियार झील केरल में, चिल्का झील ओडिशा में, डिडवाना झील राजस्थान में, सांभर झील राजस्थान में, उदय सागर झील पिछौला झील कहाँ है? राजस्थान में, लोनार झील महाराष्ट्र, फुलहर झील उत्तर प्रदेश, डल झील जम्मू कश्मीर, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, लोकटक झील मणिपुर, रूपकुंड झील राजस्थान झील, नौकुचिया ताल झील, खुरपताल झील और मालाताल झील कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर है। कांवर झील बिहार में है। बूलर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है और यह दोस्तों कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। और याद रखना हुसैन सागर झील जिसका निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था। हुसैन सागर झील जो आपका है ये हैदराबाद में है और हैदराबाद में ही 4 मीनार है। तो हैदराबाद तेलंगाना की कैपिटल है, याद रखना दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान 116 है दोस्तों। यहाँ भी लिखा हुआ आपका है कि विश्व शांति सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 116 है। प्रथम स्थान पर आइसलैंड, दूसरे स्थान पर आयरलैंड और तीसरे स्थान पर कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में। अगला प्रश्न है हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा कहाँ प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया गया है? तो संसद भवन के परिसर में दोस्तों। कहाँ किया गया है? संसद भवन के परिसर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया गया है। अब देखो भारत के उपराष्ट्रपति तो जानते हैं भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में कि भारत का उपराष्ट्रपति जो दोस्तों आपका है यह देश का दूसरा सर्वोच्च पद है। पहला है राष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है और भारत में उपराष्ट्रपति का वर्णन अनुच्छेद 63 में है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 64 के तहत। और यदि राष्ट्रपति अनुपस्थित रहे तो उपराष्ट्रपति भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है अनुच्छेद 65 के तहत दोस्तों।
दोस्तों अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है? तो मैंने तुरंत ना आपको बताया है, आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस राज्य में राज्यसभा सीट 5 है और लोकसभा सीट 11 है? दोस्तों निम्नलिखित में किस राज्य में राज्यसभा सीट जो आपका है वो कितना है? 5 है और लोकसभा सीट जो आपका है वो कितना है? तो 11 है दोस्तों। तो याद रखना आप, इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। दोस्तों देखो दोस्तों, छत्तीसगढ़ जो दोस्तों आपका है वो छत्तीसगढ़ जो आपका है, छत्तीसगढ़ में एक झरना है, चित्रकूट झरना। इस चित्रकूट झरना को बोला जाता है भारत का नियाग्रा जलप्रपात। क्या बोला जाता है? भारत का नियाग्रा जलप्रपात बोला जाता है दोस्तों। और याद रखना दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में आपको बताना है कि राज्यसभा और लोकसभा कितना है। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा लोकसभा कितना है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। असम में राज्यसभा सीट 7 है और लोकसभा कितना है? तो 14 है। असम में राज्यसभा सीट कितना है? 7 और लोकसभा सीट कितना है दोस्तों? 14 है। अच्छा देखो दोस्तों, पंजाब में दोस्तों कितना है राज्यसभा लोकसभा? तो पंजाब में जो राज्यसभा सीट है वो 7 है और लोकसभा सीट 13 है। तेलंगाना में राज्यसभा सीट 7 है और लोकसभा सीट जो आपका है वो कितना है? तो 17 है दोस्तों। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। देखो, असम में राज्यसभा 7 लोकसभा 14 और पंजाब में राज्यसभा 7 लोकसभा 13 और तेलंगाना में राज्यसभा 7 और लोकसभा कितना हो जाएगा? 17 और हरियाणा में क्या हो जाएगा? राज्यसभा 5 और लोकसभा क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। आप बता दो हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा सीट और लोकसभा सीट कितना है? इसका जवाब दे दो दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में। अब जानेंगे छत्तीसगढ़ के बारे में। देखो, छत्तीसगढ़ में है इंद्रावती नेशनल पार्क, कंगार वैली नेशनल पार्क, गुरु घासीदास बाघ रिजर्व, उदंती सीता नदी बाघ रिजर्व, लेमरू हाथी अभ्यारण्य, पिंगला बाघ रिजर्व। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। धान की डलिया के उपनाम से जानते हैं छत्तीसगढ़ को और चित्रकूट झरना को भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं। पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ के? दोस्तों पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश हैं। दुधवा बांध कहाँ है? महानदी पर। घाघरेल बांध कहाँ है? महानदी पर, छत्तीसगढ़ में। देखो, दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में, कन्फ्यूज मत होना। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है और दुधवा बांध जो है वो कहाँ पर है? तो छत्तीसगढ़ में है। स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा रायपुर में है और चित्रकूट झरना छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री जो बने हैं वो विष्णुदेव साय बने हैं। अच्छा, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। बाराबाती स्टेडियम कहाँ है? तो कटक में है बाराबाती स्टेडियम दोस्तों। जमशेदपुर में है किन्नन स्टेडियम। दोस्तों जमशेदपुर में कौन सा स्टेडियम है? तो किन्नन स्टेडियम जो है वो जमशेदपुर में और कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर में है। किन्नन स्टेडियम जमशेदपुर, कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर और बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम राउरकेला में है और कटक में है बाराबाती स्टेडियम दोस्तों। बाराबाती स्टेडियम कहाँ है? तो कटक में है बाराबाती स्टेडियम, मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। मेरे प्यारे दोस्तों, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी कौन सा है? तो विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी का नाम है एकांकगुआ। एकांकगुआ ज्वालामुखी विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी है। अब दोस्तों हम ज्वालामुखी से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उसको भी एक बार देख लेते हैं। देखो दोस्तों, सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायू हवाई द्वीप पर है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रोम्बोली को बोलते हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं है। आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोआ है जो हवाई अमेरिका में है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजे डेल सलाडो है और विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत, सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी है। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? कोटोपैक्सी। सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजे डेल सलाडो है और आकार में सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोआ है। कहाँ पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं? तो याद रखना स्ट्रोम्बोली को। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को दोस्तों स्ट्रोम्बोली वोल्केनो को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोलते हैं। अच्छा, कोटोपैक्सी के बारे में मैंने अभी प्रश्न बताया है दोस्तों। कोटोपैक्सी जो है ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। ओजेस डेल सलाडो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी दोस्तों कौन सा है? ओजेस डेल सलाडो। और किलिमंजारो कहाँ है?
तंजानिया में है किलिमंजारो वोल्केनो दोस्तों। कहाँ है किलिमंजारो? तंजानिया में। ये एक शांत ज्वालामुखी है दोस्तों। सर्वप्रथम किसने कहा था कि पृथ्वी नाशपाती के समान है? सर्वप्रथम ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि पृथ्वी जो है वो कैसा है? तो नाशपाती के समान है। तो जेम्स जीन ने कहा था। किसने कहा था? जेम्स जीन ने। न्यूटन ने कहा था पृथ्वी जो है वो नारंगी जैसा है। और पाइथागोरस ने कहा था कि पृथ्वी गोल है मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भूप्रपट्टी पर पाए गए तत्व को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। भूप्रपट्टी पर जो पाया गया तत्व है उसको क्या करना है आपको? तो अवरोही क्रम, अवरोही मतलब होता है घटते क्रम दोस्तों, तो अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सर्वाधिक मात्रा में भूप्रपट्टी पर दोस्तों ऑक्सीजन है, लगभग 46%। उसके बाद सिलिकॉन दोस्तों है, उसके बाद एल्यूमिनियम है, उसके बाद लोहा है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। अगला दोस्तों प्रश्न हमारा क्या है? देखो अगला प्रश्न है, पृथ्वी के आंतरिक परतों में उस परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी के आंतरिक परतों में उस परत को क्या कहते हैं जहां क्रस्ट, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक दोस्तों है, जहां क्रस्ट और मेंटल दोनों परतों की विशेषता पाई जाती है। मैंने क्या बोला दोस्तों? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि पृथ्वी के आंतरिक परतों में उस परत को क्या कहते हैं जहां क्रस्ट और मेंटल दोनों परतों की मेरे प्यारे लाल एवं लालियों विशेषता पाई जाती है। तो आप क्या बोलोगे मेरे लाल एवं लालियों? आप बोलोगे मोहे असंबद्धता। मोहे असंबद्धता दोस्तों उस स्थान को कहते हैं जहां क्रस्ट और मेंटल दोनों परतों की विशेषताएं पाई जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों देखो, ये दोस्तों हमारा है पृथ्वी। पृथ्वी का दोस्तों एक हिस्सा, इसको 3 भागों में बांटा गया है। ऊपर वाला हिस्सा है दोस्तों क्रस्ट, बीच वाला जो हिस्सा है उसे कहा गया है मेंटल, और नीचे जो दोस्तों आपका है वो क्रूड है। तो याद रखना, ये जो ऊपर में जो क्रस्ट है और नीचे में जो मेंटल है, तो क्रस्ट और मेंटल का वैसा संक्रमण क्षेत्र जहां दोनों परतों की विशेषता पाई जाती है उसे मोहे असंबद्धता कहते हैं। तो मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 0 डिग्री देशांतर रेखा निम्नलिखित में किस देश से नहीं गुजरती है? 0 डिग्री देशांतर रेखा दोस्तों। तो देखो मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, ये है पृथ्वी। मेरे प्यारे दोस्तों देखो दोस्तों, ये जो है ये है पृथ्वी, और पृथ्वी के बीचों बीच से जो रेखा गुजरी है देशांतर, ये है 0 डिग्री देशांतर रेखा। ये दोस्तों कौन सा रेखा है? तो 0 डिग्री देशांतर रेखा है मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखो दोस्तों, जो भारत हमारा है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में दोस्तों भारत यहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन में क्या है दोस्तों? देखो, तो भारत से नहीं गुजरती है 0 डिग्री देशांतर रेखा मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। अब देखो दोस्तों, आपके मन में प्रश्न आया होगा कि 0 डिग्री देशांतर रेखा दोस्तों जिसे GMT बोलते हैं या विश्व समय बोलते हैं, ये कौन कौन से महादेश से गुजरती है? तो यूरोप, अफ्रीका और अंटार्कटिका से गुजरती है। यूरोप के 3 देश यूनाइटेड किंगडम, स्पेन और फ्रांस से गुजरती है। अफ्रीका के घना, अल्जीरिया, माली, टोंगा और बुर्किनी फासो से गुजरती है। और अंटार्कटिका जो दोस्तों आपका है ये बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र है। अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, सरगैसो सागर को सर्वप्रथम किस देश के नाविकों ने देखा था? सरगैसो सागर को सर्वप्रथम किस देश के नाविकों ने देखा था? तो याद रखना, स्पेन के नाविकों ने सरगैसो सागर को सर्वप्रथम देखा था। दोस्तों देखो, ये जो आपका सरगैसो है ये पुर्तगाली भाषा सरगैसम से बना हुआ है। और सरगैसो सागर है क्या? तो याद रखना, उत्तरी अटलांटिक महासागर। देखो दोस्तों, ये हमारा पृथ्वी है, और ध्यान देना मैंने क्या बोला? उत्तरी अटलांटिक महासागर मेरे प्यारे दोस्तों, किधर? उत्तर में। उत्तरी अटलांटिक महासागर के 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये हमारा 0 डिग्री दोस्तों रेखा है। ये जो दोस्तों हमारा पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा बांटती है। और मैंने क्या बोला कि ये जो सरगैसो सागर आपका है ये 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 35 से 70 डिग्री दोस्तों। अब देखो, ये हमारा 0 डिग्री देशांतर है, और इस 0 डिग्री देशांतर दोस्तों पश्चिम में है। ये पश्चिम में दोस्तों कितना है? तो याद रखना, पश्चिम में दोस्तों 30 डिग्री से शुरू हुआ है। कहाँ से शुरू हुआ दोस्तों? तो पश्चिम में ये आपका, ये जैसे मान लो 30 डिग्री देशांतर है, और 30 से लेकर के दोस्तों 75 डिग्री जो देशांतर आपका है वहाँ तक के बीच के भाग को क्या कहते हैं? तो सरगैसो सागर कहते हैं। दोस्तों फिर से सुन लो,
उत्तरी अटलांटिक महासागर में 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों तथा 35 से 70 डिग्री पश्चिमी देशांतरों के मध्य प्रवाहित होने वाली जलधाराओं के मध्य स्थित शांत और स्थिर जल क्षेत्र को सरगेसु सागर कहते हैं, जिसका क्षेत्रफल लगभग 11,000 किलोमीटर स्क्वायर है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सरगेसु सागर को सर्वप्रथम किसने देखा था? स्पेन के नाविकों ने दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों है, निम्नलिखित में गलत विकल्प का चयन करें। देखो दोस्तों, गर्म जलधारा भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर खिंची जाती है। दोस्तों देखो, गर्म जलधारा और देखो महासागर की जो दो जलधाराएं होती है, एक होती है गर्म और दूसरी होती है ठंडी जलधारा। तो देखो, पहला क्या है आपका? गर्म जलधारा भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर खींची जाती है। दोस्तों याद रखना ये बात कि जो गर्म जलधारा मेरे प्यारे दोस्तों है, ये भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर खींची जाती है, ये सही है। या ये भी बोल सकते हो कि निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांश की ओर खींची जाती है, या उष्णकटिबंध से उष्णकटिबंधीय से बंध से समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र तक यह खींचा जाता है। दोस्तों कौन सा रेखा, कौन सा जलधारा? तो गर्म जलधारा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पहला विकल्प सही है। दूसरा विकल्प आपका ठंडी जलधारा भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर। दोस्तों ये गलत हो गया आपका। ठंडी जलधारा दोस्तों ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर दोस्तों जाती है, और गर्म जलधारा दोस्तों निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाती है। ये मैंने भी तुरंत बोला कि गर्म जलधारा निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर, या फिर आप ये भी बोल सकते हो उष्णकटिबंधीय से शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की ओर जाती है गर्म जलधारा। तो इसका गलत दोस्तों कौन सा हो जाएगा? तो क्या बोलोगे आप? बी नंबर जो आपका है ये गलत है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, लेब्राडोर की जलधारा किस महासागर की ठंडी जलधारा है? लेब्राडोर की जलधारा। तो लेब्राडोर की जलधारा दोस्तों जो है ये कौन से महासागर की है? तो अटलांटिक महासागर की दोस्तों। अटलांटिक महासागर कौन सा? अटलांटिक महासागर की दोस्तों। अटलांटिक महासागर की जो जलधारा आपका लेब्राडोर की जलधारा है, ये ठंडी जलधारा है। तो इसका आंसर क्या बोलोगे? अटलांटिक महासागर। देखो अटलांटिक महासागर की और कौन कौन सी जलधारा दोस्तों ठंडी जलधारा है? तो कनारी की जलधारा, लेब्राडोर की जलधारा, बेगुएला की जलधारा और फॉकलैंड की जलधारा दोस्तों, ये अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। और अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा कौन सी है? तो नॉर्वे की जलधारा, ब्राज़ील की जलधारा, गल्फ स्ट्रीम की जलधारा जो आपका है ये गर्म जलधारा है। किस महासागर की? तो अटलांटिक महासागर की दोस्तों। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? तो प्यूरिको रिको जो है ये अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान है। अगला प्रश्न है, किस महासागर की तटरेखा सबसे लंबी है? ऐसा कौन सा महासागर है जिसकी तटरेखा जो है वो सबसे लंबी है? तो आप क्या बोलोगे? अटलांटिक महासागर की तटरेखा जो आपका है सबसे लंबी है। सबसे गहरा महासागर, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, लेकिन तटरेखा जो सबसे लंबी है वो कौन से महासागर की है? तो अटलांटिक महासागर की है। आप कंफ्यूज मत होना दोस्तों, किस महासागर की है? तो अटलांटिक महासागर की है। और व्यापार की दृष्टि से संसार का सबसे व्यस्त महासागर जो है वो कौन सा है? तो अटलांटिक महासागर है। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे लंबी तटरेखा वाला देश। दुनिया की सबसे लंबी तटरेखा वाला देश कनाडा है। तो भारत लंबी तटरेखा में किस स्थान पर आता है? दोस्तों दुनिया का सबसे लंबा तटरेखा वाला देश कौन सा है? तो क्या बोलोगे आप? कनाडा जो है ये दुनिया की सबसे लंबी तटरेखा वाला देश है। कौन सा देश दोस्तों दुनिया की सबसे लंबी तटरेखा वाला देश है? तो क्या बोलोगे आप? कनाडा है दोस्तों। कौन सा है? कनाडा। तो दोस्तों भारत का स्थान क्या है? यहाँ ये पूछा गया है कि भारत दोस्तों तटीय लंबाई में भारत का जो रैंक है वो क्या है? तो भारत का रैंक है दोस्तों कौन सा? तो 16वें स्थान पर भारत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। देखो भारत की तटरेखा की जो कुल लंबाई है वो 7,516.6 किलोमीटर है, और कनाडा की जो लंबाई है वो 20,000 दोस्तों 20,20,80 किलोमीटर है। कितना है दोस्तों? 20,20,80 किलोमीटर जो है ये कनाडा की तटरेखीय लंबाई है। कितनी दोस्तों है? तो 20,20,20,80 किलोमीटर कनाडा की तटरेखा की लंबाई है। दूसरे स्थान पे कौन है? तो नॉर्वे है। और तीसरे स्थान पे कौन है? तो इंडोनेशिया है सबसे लंबी तटरेखा में। तो सबसे लंबी तटरेखा वाला देश कनाडा, दूसरे स्थान पे नॉर्वे, तीसरे स्थान पे इंडोनेशिया, और भारत का स्थान क्या है? तो 16वां है। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना के नाम से जानते हैं? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना के नाम से जानते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी, कि तीसरी पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना के नाम से हम जानते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न हमारा क्या है देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, महासागरीय ज्वार भाटा सबसे कम कब होता है? देखो दोस्तों, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जब तीनों एक रेखा में होता है तो सबसे ऊंचा ज्वार भाटा आता है, सबसे ऊंचा ज्वार आता है। दोस्तों देखो, तो
सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक रेखा में दोस्तों पूर्णिमा और अमावस्या की जब कंडीशन होती है तब आती है। तो पूर्णिमा और अमावस्या को सबसे बड़ा ज्वार भाटा आता है। सबसे कम जो आता है वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोस्तों हो जाएगा बढ़ते चंद्रमा के 8वें दिन। बढ़ते चंद्रमा के 8वें दिन ज्वार भाटा सबसे कम होता है मेरे लाल एवं लालियों। तो ज्वार भाटा आता कैसे दोस्तों है, जो क्वेश्चन हमारा प्रश्न हमारा क्या है कि ज्वार भाटा की उत्पत्ति जो होती है कैसे होती है। तो ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है सागरीय जल में। सागरीय जल में सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है सागरीय जल में। अगला प्रश्न है, संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति का अधिकार दोस्तों मौलिक अधिकार था। संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है, तो संपत्ति का अधिकार दोस्तों जो है ये मौलिक अधिकार है। और मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो क्या बोलोगे आप, अमेरिका के संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार। दोस्तों कहाँ से लिया गया है मौलिक अधिकार, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार का वर्णन किस भाग में किया गया है, तो भाग 3 में है मौलिक अधिकार का वर्णन। तो दोस्तों संपत्ति का अधिकार जो है अब है विधिक अधिकार। अब कैसा अधिकार है, विधिक अधिकार, कानूनी अधिकार है। और संपत्ति का अधिकार जो है अब भाग 12 में चला गया है। भाग 12 के 300 के क में है दोस्तों, 300 के क में है संपत्ति का अधिकार मेरे लाल एवं लालियों। दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी। तो 61वां संविधान संशोधन दोस्तों, 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा, 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा जो मतदान की आयु है वो 21 वर्ष पहले थी, अब क्या हो गई 18 वर्ष हो गई है। तो कौन सा संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे तैरते द्वीपों का झील कहा गया है। तो लोकटक झील को तैरते द्वीपों का झील कहा गया। किसे कहा गया है, तो लोकटक झील को। दोस्तों देखो लोकटक झील जो है ये कहाँ पर है, तो मणिपुर में है। और मणिपुर में किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है जो दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है और वह इसी झील पर स्थित है। तो देखो मणिपुर की राजधानी क्या है, इम्फाल है। मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है, एन बीरेन सिंह। मणिपुर के राज्यपाल कौन है, अनसुईया उइके। यहाँ पर राज्यसभा 1 है, लोकसभा 2 है। मणिपुर की स्थापना हुई 21 जनवरी 1972 को। दोस्तों मणिपुर में विधानसभा सीट 60 है। और कौन कौन से राज्य हैं जहां विधानसभा सीट 60 है, तो देखो मणिपुर में है, मेघालय में है, त्रिपुरा में है, अरुणाचल प्रदेश में है और नागालैंड में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 60 है। मणिपुर में है लोकटक झील, अभी मैंने तुरंत बताया आपको कि लोकटक झील कहाँ है, मणिपुर में। तुजू दर्रा मणिपुर में है और यह भारत और म्यांमार को जोड़ती है। किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है मणिपुर में और इसे 1977 में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो मणिपुर में है सिरोही नेशनल पार्क। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे संयोजी उत्तक, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी उत्तक नहीं है। निम्नलिखित में से किस में संयोजी उत्तक दोस्तों नहीं है, तो त्वचा में। दोस्तों त्वचा संयोजी उत्तक त्वचा में नहीं है, हड्डी में है, उपास्थि में है और रक्त में कौन सी उत्तक है, तो संयोजी उत्तक दोस्तों है। अगला प्रश्न है, शिव समुद्रम भारत के निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित झरना है। तो शिव समुद्रम जलप्रपात जो दोस्तों है ये कर्नाटक में कावेरी नदी पर है। कहाँ है शिव समुद्रम वाटरफॉल, तो कर्नाटक में कावेरी नदी पर है शिव समुद्रम वाटरफॉल। और शिव समुद्रम से एक और दोस्तों प्रश्न याद रखना कि जलीय आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जो है ये शिव समुद्रम जलप्रपात है। तो देखो आज हम जानेंगे जलप्रपात के बारे में। देखो भारत के प्रमुख झरने, भारत का सबसे ऊंचा झरना कुंचिकल जलप्रपात है जो बराही नदी पर कर्नाटक में है और इसकी ऊंचाई है 455 मीटर अर्थात 1493 फीट। अगर मैं पूछूं कि विश्व का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है, तो एंजिल जलप्रपात है जो स्थित है वेनेजुएला में। वेनेजुएला देश में स्थित है और ये कनाईयामा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। इसकी ऊंचाई है 3212 फीट अर्थात 979 मीटर। अच्छा चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, तो जोग जलप्रपात। दोस्तों जोग जलप्रपात जो है ये चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है और ये शरावती नदी कर्नाटक में है। जलीय आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, तो शिव समुद्रम जलप्रपात है जो कावेरी नदी कर्नाटक में है। और बिहार में भी एक जलप्रपात दोस्तों है ककोलत जलप्रपात। ककोलत झरना कहाँ है, बिहार में। चित्रकूट झरना दोस्तों कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में है, इंद्रावती नदी पर चित्रकूट झरना है। दोस्तों इंद्रावती नदी पर कौन सी झरना है, तो चित्रकूट झरना है। चित्रकूट झरना को बोलते हैं भारत का नियाग्रा जलप्रपात। भारत का नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जानते हैं किसे, चित्रकूट झरना को। देखो दुधवा
दोस्तों दूध सागर झरना मांडोवी नदी पर गोवा में है। कपिल धारा या धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में है। होंगेन कक्कल कावेरी नदी पर तमिलनाडु में है। दसम जलप्रपात कांची नदी झारखंड में है। गौतम धारा जलप्रपात राधु नदी झारखंड में है। यन्ना जलप्रपात नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में है। गोकक झरना गोकक नदी कर्नाटक में है। चुलिया झरना चंबल नदी राजस्थान में है। पुनासा चंबल नदी राजस्थान में है। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी झारखंड में है। डुडोमा मचकुंड नदी ओडिशा में दोस्तों है डुडोमा जलप्रपात। और दूध सागर कहाँ है तो गोवा में है मांडोवी नदी पर दूध सागर झरना दोस्तों। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद नागरिकता के बारे में बात करता है। देखो नागरिकता का वर्णन भाग 2 में है। नागरिकता का वर्णन किस भाग में है 2 में। और भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। अच्छा एकल नागरिकता किस देश के संविधान से लिया गया है ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। और भारत में नागरिकता के बारे में जो बात की गई है वो 5 से 11 में की गई है। 39 का आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा डी हो जाएगा कि भारत में नागरिकता का वर्णन जो है ये 5 से 11 में है। आगे बढ़ते दोस्तों हैं हमारा 40वां प्रश्न दोस्तों है कि किस राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या का 1/6 डैश होता है। तो 1/6 दोस्तों राज्यपाल द्वारा मनोनीत होता है। विधानसभा में कितने सदस्यों की कुल संख्या का 1/6 कौन मनोनीत करता है तो राज्यपाल करता है दोस्तों राज्यपाल। अच्छा राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में दोस्तों देखो अगला प्रश्न हमारा है ईसाई एवं पादरियों को भारत में आने की आज्ञा किस अधिनियम के द्वारा दी गई थी तो चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा। चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा ईसाई एवं पादरियों को भारत में आने की आज्ञा दी गई थी। अगला दोस्तों प्रश्न हमारा है नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है तो नालंदा विश्वविद्यालय के दोस्तों संस्थापक कौन है तो कुमार गुप्त दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक है। अच्छा नालंदा विश्वविद्यालय को दोस्तों 3 बार जलाया गया था। अंतिम बार किसके द्वारा जलाया गया ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। तो नालंदा विश्वविद्यालय दोस्तों कहाँ है नालंदा में ही है। और इसका निर्माण किसने करवाया था कुमार गुप्त ने करवाया था। त्रिपिटक क्या है त्रिपिटक दोस्तों ये बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है। त्रिपिटक क्या है तो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है और बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। ये त्रिपिटक में दोस्तों 3 ग्रंथ है विनय पिटक सुप्त पिटक और अभिधम पिटक। विनय पिटक सुप्त पिटक और अभिधम पिटक दोस्तों पिटक में 3 पुस्तक हैं दोस्तों विनय पिटक सुप्त पिटक अभिधम पिटक। तो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह दोस्तों इसमें है गौतम बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। अच्छा गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति दोस्तों किस रिवर के किनारे हुई थी ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान को अपनाया गया था किसके द्वारा आपको पता है कि संविधान सभा के द्वारा। और संविधान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी कैबिनेट मिशन के द्वारा। कैबिनेट मिशन दोस्तों भारत कब आया था दोस्तों तो याद रखना 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। कैबिनेट मिशन कब भारत आया था 1946 में। अगला प्रश्न दोस्तों है निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना में नहीं है तो याद रखना लोक कल्याण दोस्तों। कौन सा इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन नहीं थे तो कैबिनेट मिशन के सदस्य दोस्तों कौन नहीं थे देखो लॉर्ड बेंटिंग लॉरेंस सर स्टेफर्ड क्रिप्स AB अलेक्जेंडर ये तीनों दोस्तों कैबिनेट मिशन के दोस्तों सदस्य थे। कैबिनेट मिशन में 3 मेंबर आए थे भारत। और एलिजा इम्पेस कलकत्ता में जो न्यायालय की स्थापना हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो की गई थी 1774 में उसके जो न्यायाधीश थे प्रथम न्यायाधीश वो एलिजा इम्पे थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। आगे दोस्तों बढ़ते हैं हमारा अगला प्रश्न है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के गठन के लिए वयस्क मताधिकार की बात किस वर्ष कही थी किस वर्ष दोस्तों प्रस्तुत की गई थी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के गठन के लिए वयस्क मताधिकार के बारे में जो बात कही गई थी वो कब कही गई थी तो याद रखना इसका आंसर हो जाएगा 1938 ए हो जाएगा। 1938 में दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के गठन के लिए वयस्क मताधिकार की बात दोस्तों कही थी। अगला प्रश्न है प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था। प्रारूप समिति का गठन दोस्तों 29 अगस्त को किया गया था। कब किया गया था 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। और प्रारूप समिति में 7 मेंबर थे। वो दोस्तों प्रारूप समिति में कितने मेंबर थे 7 कुल मिलाकर के। एक अध्यक्ष 6 सदस्य। अध्यक्ष कौन थे तो दोस्तों अम्बेडकर जी थे भीमराव अम्बेडकर थे अध्यक्ष प्रारूप समिति के। अगला प्रश्न दोस्तों है भारतीय संविधान के पिता
या आधुनिक मानव की संज्ञा निम्नलिखित में किस व्यक्ति को दी गई है? तो भीमराव अंबेडकर को दी गई है। इसका आंसर हो जाएगा डी। और दोस्तों हमारा 50वां प्रश्न जिसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में कि भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको दोस्तों। मूल कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मूल कर्तव्य जोड़ने की अनुशंसा की थी, लेकिन 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। वर्तमान में भारतीय संविधान में 11 मूल कर्तव्यों का वर्णन है। तो मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया दोस्तों, ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। तो ये था दोस्तों हमारा आज का 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे लाल एवं लालियों।